अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, मैं बीच में कई दिन तक वीडियोस नहीं बना सका, बल्कि कई महीनों तक नहीं बना सका। उसकी वजह मेरी मसरूफियत थी और पीएचडी का मेरे जो थीसिस थे, तो उसकी वजह से मैं बीच में काम नहीं कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं पीएचडी से फारिग हो चुका हूं और पीएचडी में डॉक्टर बन चुका हूं। तो अब काफ़ी अरसे के बाद मुझे मौका मिला कि मैं दोबारा से अपने लेक्चर्स स्टार्ट कर सकूं और थोड़ी बहुत खिदमत जो मैं स्टूडेंट्स के कर सकता था उसे दोबारा से स्टार्ट करूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक्स में आपको नज़र आएगा कि हमने लेक्चर नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। हमने सॉलिड्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और सॉलिड के चैप्टर में हम लास्ट टाइम लेक्चर 9 तक हम पढ़ चुके थे। तो आज हम लेक्चर 8 तक पढ़ चुके थे और आज स्टूडेंट्स हम सॉलिड्स के चैप्टर में लेक्चर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे और ये है स्ट्रक्चर ऑफ मेटल से रिलेटेड टॉपिक। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। A pure metal is a crystalline solid। एक प्योर मेटल, खालिस जो मेटल होता है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको दो चीज़ें समझा दूँ। एक है मेटल कि मेटल खुद क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मेटल किसी भी ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके। ठीक है, मेटल किसी भी ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके और वो मेलिएबल हो। मेलिएबल का मतलब है जिससे चादरें बन सके और वो चीज़ डक्टाइल हो, और डक्टाइल का मतलब है उससे तारे बन सके, तारे वगैरह इससे बन सके। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन स्टूडेंट्स लफ्ज निकला है क्रिस्टल से और क्रिस्टल कहते हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप वाले स्ट्रक्चर को, जिसकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप हो। अब ज्योमेट्रिकल शेप से मुराद ट्रायंगुलर भी हो सकता है, टेट्रागोनल भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप हो, यानी जिसके अंदर एंगल्स भी मौजूद हो और जिसके अंदर एजेस भी मौजूद हो। एजेस से मुराद होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और एंगल अल्फा बीटा गेमा। तो जिस चीज़ के अंदर ये बातें मौजूद हो उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो अ प्योर मेटल इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक प्योर मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इन विच मेटल एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, जिसमें मेटल के एटम्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं। यानी इसमें मेटल के एटम आपस में इस तरह से बिल्कुल क्लोजली जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से। ठीक है, जिसमें मेटल के एटम्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इन्हें क्रिस्टल लेटस में, यानी क्रिस्टल की एक पूरी जाली बना लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स। अब समझने के लिए क्लोज पैकिंग को एटम्स के क्लोज पैकिंग कैसे होती है, इसे समझने के लिए इन अ मेटल स्ट्रक्चर, मेटल के स्ट्रक्चर में वी कंसीडर द मेटल एटम एज अ स्फीयर बाल्स। हम फर्ज करेंगे कि मेटल के एटम्स इस तरह है जैसे कि गोल गेंद होते हैं। इन गोल गेंदों की तरह इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेटल्स हैव 3 मेजर टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। मेटल के 3 मेजर किस्म के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को बारी बारी स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। एक इसमें हम पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक को, एक पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को और एक हम इसमें पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को। तो चलिए जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर
In this case, there are 8 atoms at each corner of the unit cell. इस केस में 8 एटम्स मौजूद होते हैं हर कोने पर। 8 एटम्स मौजूद होते हैं हर कोने पर यूनिट सेल के। क्या मतलब हुआ इसके स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ, फर्ज करें ये हमारे पास एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये ठीक। अब इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में ये कह रहा है कि इसके हर कोने पर 8 एटम्स मौजूद होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये 8 एटम्स हो गए। इन दिस केस देयर आर 8 एटम्स, ये वाले, ठीक है स्टूडेंट्स। At each corner of the unit cell के कोने पर each atom is shared by 8 unit cells। अब इनमें स्टूडेंट्स ये जो हर एटम है ये वाला, ये 8 यूनिट सेल्स के साथ शेयर्ड होता है। अब आपने इस बात को अच्छी तरह से समझना है, इसका क्या मतलब है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक फर्ज करें ये जो है एक एटम है और ये 8 यूनिट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट है। आप यूं फर्ज करें जैसे कि एक कमरा हो और उस कमरे के कोने में इस जगह में एक एटम हो। अब अगर ये इस कमरे के अंदर शेयर हो रहा है, जितना हिस्सा इसका इस कमरे के अंदर शेयर हो रहा है, इतना ही हिस्सा दूसरे कमरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में और 8वें में शेयर हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो स्फीयर है इसके आपने 8 हिस्से करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जी, ये इसका एक हिस्सा हुआ, ये इसका दूसरा हिस्सा हुआ, इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। यानी ये वाला जो स्फीयर है ये बिल्कुल इसी तरीके से 8 यूनिट सेल्स में मौजूद है। तो इस यूनिट सेल के अंदर, यानी इसके अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर इसका सिर्फ ये हिस्सा मौजूद है, ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक है। इस यूनिट सेल के अंदर इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन मौजूद है, छोटा सा, यानी ये जैसे हम ये कहेंगे, ठीक है। इस तरह से छोटा सा एक हिस्सा इसका मौजूद है इस यूनिट सेल के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इस स्फीयर को हम 8 हिस्से कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे कि एक यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल में 8वां हिस्सा मौजूद है, ठीक है। तो इसे हम 1/8 कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 1/8। यानी इस एक यूनिट सेल के अंदर, आप समझ गए, इस एक यूनिट सेल के अंदर इस स्फीयर का सिर्फ एक पोर्शन, यानी दोबारा मैं आपको बता दूं, इसे आप 8 हिस्से कर दे, इस यूनिट सेल के अंदर इसका सिर्फ इतना सा हिस्सा मौजूद होगा बस, ठीक है। इस यूनिट सेल के अंदर ये एक और यूनिट सेल में होगा, ये एक और, 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 इस तरह ये 8 यूनिट सेल्स में जुड़ा हुआ होगा एक स्फीयर, ठीक है। ईच एटम इज शेयर्ड, हर एटम शेयर्ड है, ठीक है। हर एटम में हिस्सा है 8 यूनिट सेल्स का, 8 यूनिट सेल्स का। यानी इस एटम में जैसे इस यूनिट सेल का हिस्सा है, इसी तरह दूसरे का, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें का भी हिस्सा है। As each atom contributes, पर हर एटम हिस्सा लेता है 1/8 to the unit cell। यानी हर एटम का 8 में से एक हिस्सा इस यूनिट सेल में मौजूद है। यहाँ पर भी 1/8 कंडीशन है, यहाँ पर भी 1/8, यहाँ पर भी 1/8, यहाँ पर भी 1/8, यहाँ पर भी 1/8, यहाँ पर भी 1/8 और यहाँ पर भी 1/8। यानी हर इस गोल स्फीयर का 8वां हिस्सा इस यूनिट सेल में मौजूद है, बाकी 7 से बाकी यूनिट सेल्स में मौजूद हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दी टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब ये जो किनारे पर स्टूडेंट्स एटम्स थे ये कितने हुए? 1/8। और कुल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल 8 एटम्स हैं। और हर एटम का सिर्फ 1/8वां हिस्सा यूनिट सेल में हिस्सा ले रहा है। तो इस हिसाब से आप इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 8/8 बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 8
स्फेयर्स के, इन 8 स्फेयर्स के अगर हम आठवें हिस्से को आपस में जमा करें तो 8वां हिस्सा 8 एटम्स का मिलकर एक एटम के, यानी देखें ये 1/8वां हिस्सा है, ठीक है, ये भी 1/8वां, ये भी 1/8वां, ये भी 1/8वां, इस तरह से ये कुल मिलकर के सिर्फ एक स्फेयर के इक्वल हो जाते। तो इसका मतलब है कि इस यूनिट में सिर्फ एक स्फेयर इस वक्त मौजूद है। अब आगे चले जी। देयर आर 6 एटम्स इन द सेंटर ऑफ ईच फेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी क्यूबिक शेप के अंदर फेसेस मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूं, ये जो इसका साइड है ये एक फेस है, ठीक है, ये एक फेस है। इसी तरह ये साइड भी एक फेस है, एक इसका छत वाला साइड होगा, एक इसका पीछे वाला बैक, एक फ्रंट वाला। तो इस तरह किसी भी क्यूब के अंदर 6 फेसेस, इस क्यूब में 6 फेसेस होंगी, ठीक है। तो हर फेस पर एक एटम मौजूद है। हर फेस पर क्या है, एक, यानी एक एटम यहाँ पर ऊपर मौजूद होगा, एक एटम इसके फ्लोर पर, फर्श पर, एक एटम यहाँ इस तरफ मौजूद होगा राइट साइड पे, और एक यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह एक एटम बिल्कुल इसके बैक साइड पर और एक एटम इसके यानी फ्रंट साइड पर मौजूद होगा, ठीक है। यानी ये 1 2 3 4 और एक आगे एक पीछे, तो कुल 6 एटम्स हुए। देयर आर 6 एटम्स इन द सेंटर ऑफ ईच फेस। 6 एटम्स सेंटर में होते हैं हर फेस के, ठीक है, सेंटर ऑफ ईच फेस, एंड ईच एटम इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स। और स्टूडेंट्स ये वाले जो फेसेस है, ये वाले, ठीक है, ये जो भी छत पर है, ये असल में इसका आधा हिस्सा इस यूनिट सेल में है, आधा हिस्सा किसी ऊपर वाले यूनिट सेल में। बिल्कुल इसी तरह इसका आधा हिस्सा इस यूनिट सेल में है, आधा किसी और यूनिट सेल में। इस नीचे वाले का आधा हिस्सा इस यूनिट सेल में है, आधा हिस्सा दूसरे यूनिट सेल में है। इसका आधा हिस्सा इस यूनिट सेल में है, आधा किसी और यूनिट सेल में। इसी तरह आगे वाला और पीछे वाला। तो इसका मतलब ये कुल 6 स्फेयर्स हैं, और हर स्फेयर या हर एटम का आधा हिस्सा इस यूनिट सेल से ताल्लुक रखता है, आधा हिस्सा किसी और यूनिट सेल से। तो देयर आर 6 एटम्स इन द सेंटर ऑफ ईच फेस। तो 6 एटम्स मौजूद होते हैं सेंटर में हर फेस के, ठीक है। एंड ईच एटम इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स, और हर एटम 2 यूनिट सेल्स में तकसीम होता है। सो ईच एटम कंट्रीब्यूट्स, तो हर एटम हिस्सा लेता है ऑफ टू द यूनिट सेल, आधा इस यूनिट सेल में। यानी ये जो ये वाला एटम है ना, इसका आधा हिस्सा इस यूनिट सेल में हिस्सा लेगा, आधा किसी और में, ठीक है। तो इस हिसाब से यानी कुल हमने कहा कि कुल कितने 6 एटम्स हैं, ये वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, ब्लैक वाले, ये कुल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एटम्स हैं, और हर एक का आधा हिस्सा इस यूनिट सेल में हिस्सा ले रहा है। तो आप 6 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे फिर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। अब 3 + 1, इसका मतलब है कि कुल 4 एटम्स या 4 स्फीयर्स मौजूद हैं इस यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। इसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। नोट, एवरी एटम इज बॉन्डेड विद 12 नेबर एटम्स। हर एटम जुड़ा हुआ होता है 12 साथ वाले एटमों से, यानी ये जो एटम है ये 12 एटमों से जुड़ा होता है। फर्ज करें अगर ये एक क्लोरीन है तो ये 12 सोडियम के साथ इसमें जुड़ा हुआ होगा। एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कितनी जगह जुड़ा हुआ है, तो इसके जोड़ने की जो जगह इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ये कितनी चीजों से जुड़ा है इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इन दिस केस 74% ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम, इस केस में 74% मौजूदा वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड, इसे पकड़ा हुआ है बाय द एटम्स एटमों ने। यानी ये जो खला है, अगर आप इस पूरे खला को अंदर वाले 100% समझ ले तो इसमें से इस 100 में से 74% जो है एटमों ने पकड़ा हुआ होता है, और बाकी
6% खला इसके अंदर मौजूद होता है, बाकी सबको एटमों ने पकड़ा हुआ होता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल है सिल्वर में इस तरह की पैकिंग होती है, गोल्ड में होती है, ये गोल्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये सिल्वर है। इसी तरह कैल्शियम, कोबाल्ट और निकल में यही वाली पैकिंग होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो कि है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इन दिस केस, अब इस केस में देयर इज 1/8 ऑफ एन एटम एट ईच कॉर्नर, ठीक है। यानी इस केस में दोबारा वही बात होगी स्टूडेंट्स जो हमने पिछले केस में डिस्कस किया। क्या मतलब वो, यानी ये हम एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले, ये स्टूडेंट्स क्यूबिक स्ट्रक्चर हुआ। अब देखिए इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक एटम यहाँ मौजूद है और एक एटम यहाँ, इसी तरह एक एटम यहाँ मौजूद है और एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ मौजूद है और एक एटम यहाँ, एक एटम इस जगह होगा और एक एटम इस जगह। अब कुल कितने एटम हुए स्टूडेंट्स? 8। अब ये वही पुरानी बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो हर एटम है ये 8 यूनिट सेल्स में तकसीम होता है इस तरीके से, ठीक है। यानी ये जो 8वां हिस्सा है ये वाला, ये सिर्फ इस यूनिट सेल में मौजूद है, ये किसी और यूनिट सेल में है, ये हिस्सा किसी और यूनिट सेल में है, ये हिस्सा किसी और यूनिट सेल में, ये हिस्सा किसी और यूनिट सेल में, ये हिस्सा किसी और यूनिट सेल में, ये हिस्सा किसी और यूनिट सेल में और ये हिस्सा किसी और यूनिट सेल में। तो इसमें सिर्फ 8वां हिस्सा है जिसे हम 1/8 कहते हैं, ठीक है। इन दिस केस देयर इज 1/8 ऑफ एन एटम, यानी इस केस में सिर्फ 8 में से एक हिस्सा मौजूद है एक एटम का। यानी एक एटम के अगर हम 8 हिस्से कर लें तो उस 8 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा इस यूनिट सेल में मौजूद है एट ईच कॉर्नर और कार्बन ऑफ द यूनिट सेल में। एंड ओनली 1 एटम एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, और सेंटर में इसके सिर्फ आपको एक एटम मिलेगा, सेंटर में सिर्फ एक एटम इसके आपको मिलेगा। तो अब हम इसका टोटल निकालते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। The total number of atoms per unit cell is, अब देखिए स्टूडेंट्स हमने कहा कि कुल 8 एटम्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये किनारों पर हुए और हर एक का 8वां हिस्सा ले रहा है इस यूनिट सेल में। तो इस हिसाब से 8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8/8 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इन 8 को मिलाने के बाद सिर्फ एक एटम बन रहा है जो इस यूनिट सेल में हिस्सा ले रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक एटम चूंकि दरमियान में है तो एक एटम दरमियान में है, ठीक है। ये कॉर्नर वाले थे स्टूडेंट्स और ये वाला जो है जो मिडल में है ये वाला एटम, ठीक है। तो ये दोनों 1 + 1 मिलकर कितने हुए? 2। इसका मतलब है इस किस्म के यूनिट सेल में सिर्फ 2 एटम्स ही हिस्सा ले रहे होते हैं। नोट इन दिस केस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 8 होगा। यानी ये जो एटम है ये मजीद 8 एटमों के साथ आसपास जुड़ा हुआ होगा। इन दिस केस ओनली 68% ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड, और इस केस में 68% यानी 68% दस्तयाब वॉल्यूम को पकड़ा हुआ होता है एटमों ने। यानी इस यूनिट सेल का जो अंदर का एरिया है अगर आप इसे 100 समझेंगे तो इस 100 में से 68% एरिया को एटमों ने पकड़ा होगा, बाकी जो हिस्सा होगा वो 32% खाली होगा। इसका एग्जांपल है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब चलते हैं स्टूडेंट्स लास्ट वाले पर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल स्टूडेंट्स कहते हैं 6 कोने वाले को, ठीक है। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, इन दिस केस मेटल एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स। इस केस में मेटल के एटम्स अरेंज होते हैं, तरतीब में होते हैं लेयर्स की तरह, यानी तहों की तरह तह बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर। द टॉप एंड मिडल लेयर्स हैव 7 एटम्स। ऊपर वाला और मिडल वाला लेयर्स इसमें 7 एटम्स होते हैं। कैसे 7 एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स? मैं अब स्ट्रक्चर बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स ये सबसे पहले इसमें जो है
यानी यूं एक एटम यहाँ मौजूद होता है, एक एटम यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर एक एटम यहाँ मौजूद होता है और एक एटम यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स एक एटम इसमें यहाँ मौजूद होता है और एक एटम यहाँ, फिर ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक एटम इसके बिल्कुल बीच में होता है। तो अब स्टूडेंट्स आप देखें इसको ज़रा, ये एक लेयर बन चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या बन चुका है, एक लेयर बन चुका है। स्टूडेंट्स मैं कोशिश करता हूँ इस लेयर को थोड़ा सा जो है इसकी शक्ल को थोड़ा सा मुनासिब बनाने की कोशिश करूं, अगर ये हो सका। जी अभी बिल्कुल ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये एक लेयर बन चुका है। अब इसके बाद होता ये है कि बिल्कुल इसी तरह का एक और लेयर यहाँ पर भी मौजूद होता है इस जगह में। ठीक है, इसके एंड बिल्कुल नीचे ही, इसके बिल्कुल नीचे स्टूडेंट्स एक और लेयर भी इसी तरह का मौजूद होता है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है ये 5 एटम्स और ये 6। ठीक है, और ये बीच वाला एटम, फिर ये आपस में इस तरह से एक लेयर बनाकर जुड़ रहे होते हैं। फिर स्टूडेंट्स इसके बिल्कुल बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बिल्कुल बीच में भी कुछ एटम्स मौजूद होते हैं। यानी ये कुल जो है 3 एटम्स होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक इसमें यहाँ पर। ये फिर आपस में एक लेयर बना रहे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर भी जो है 3 एटम्स का लेयर मौजूद होगा। अब इस तरह स्टूडेंट्स ये 7 एटम्स का लेयर, फिर 3 का, फिर 7 का, फिर 3 का, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पड़े हुए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको पढ़ते हैं, उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगा। इन दिस केस, इस केस में मेटल एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स, मेटल के एटम इस तरह से लेयर्स बनाते हैं। टॉप एंड मिडिल लेयर्स हैव 7 एटम्स, ये टॉप वाला और ये मिडल वाला, इन दोनों में 7 एटम्स होते हैं। ठीक है, इन दिस 7 एटम्स, इन 7 एटमों में 6 एटम्स आर अरेंज्ड, 6 एटम्स तरतीब पाते हैं इन हेक्सागोनल शेप, 6 कोने वाली शक्ल में। ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाला। एंड 7th एटम इज इन मिडल ऑफ द हेक्सागोन, और 7वां एटम बिल्कुल दरमियान में हेक्सागोन की है, 7वां बिल्कुल हेक्सागोन के बीच में आपको नजर आएगा। एटम्स ऑफ द टॉप लेयर आर एग्जैक्टली अबव द बॉटम लेयर। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसे फर्स्ट लेयर कंसीडर करें, इस पहले वाले को, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस फर्स्ट लेयर के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर आपको ये टॉप लेयर नजर आएगा। एटम्स ऑफ द टॉप लेयर, यानी ये 3rd लेयर। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर, ये 2nd, ये 3rd और ये 4th लेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे लेयर्स की तरह अगर समझ ले, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब देखिए एटम्स ऑफ द टॉप लेयर, यानी ये जो टॉप लेयर के 3rd लेयर जिसे हम कहते हैं, और एग्जैक्टली अबव, ये बिल्कुल ऊपर मौजूद होंगे दी बॉटम लेयर, इस नीचे वाले, ये जो मिडिल लेयर या जिसे हम बॉटम लेयर कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेयर जिसे हम कहते हैं। तो इसके एटम्स और इसके एटम बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होंगे और सीध में होंगे। यानी आप इसे यहाँ से इस तरह, इस ऊपर वाले को इसके साथ, नीचे वाले को इसके साथ, इसे इस नीचे वाले के साथ और इसे इसके साथ और इसे इसके साथ आप मिला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द मिडल लेयर हैज 3 स्फेरिकल एटम्स, और मिडल लेयर के अंदर आपको 3 स्फेरिकल्स नजर आएंगे। ठीक है, द एटम्स ऑफ द 4th लेयर, ये जो 4थे लेयर के एटम्स है स्टूडेंट्स, ये वाले। ठीक है, द एटम्स ऑफ द 4th लेयर आर एग्जैक्टली अबव, ये बिल्कुल ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, एग्जैक्टली अबव द मिडल, यानी 2nd लेयर, 2nd लेयर के ऊपर, ये 2nd लेयर है और ये 4th। तो 4th लेयर के एटम बिल्कुल ऊपर नजर आएंगे आपको इस 3rd लेयर वाले के, अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
नोट इन दिस केस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, यानी हर एटम, इसमें ये वाले एटम जो हर एटम कम से कम 12 एटमों के साथ आसपास जुड़ा हुआ होता है। दी पैकिंग इज 74% ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम, और इसमें पैकिंग 74% होती है दस्तयाब वॉल्यूम में, यानी अगर इसके कुल वॉल्यूम को स्टूडेंट अगर आप 100 समझ ले तो इसमें से 74% वॉल्यूम जो है एटमों ने पकड़ा होता है, बाकी इसका हिस्सा खाली होता है। इसके एग्जांपल्स में है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई मसला हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।